हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई कुछ थ्योरीज़ को स्टडी करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इवोल्यूशन और उसके सपोर्ट में अलग अलग फील्ड से जो एविडेंसेस मिलते हैं उनको स्टडी किया था। अब हम देखते हैं कि इवोल्यूशन के मेथड को, यानी इवोल्यूशन कैसे होता है और नई स्पीशीज़ कैसे फॉर्म होती हैं, इसके लिए कुछ थ्योरीज़ दी गई। इसमें से पहली थ्योरी है लेमार्क की थ्योरी, जिसे लेमार्किज्म भी कहा जाता है। ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क के द्वारा दी गई। उन्होंने अपनी बुक फिलोसॉफिक जूलॉजिक में 1809 में इस थ्योरी को डिस्कस किया डिटेल में। तो लेमार्क ने अपनी इस थ्योरी में मेनली 4 प्रपोजिशंस दी हैं। पहली है प्रेजेंस ऑफ इंटरनल वाइटल फोर्स, यानी लेमार्क का कहना है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें जनरली एक इंक्रीज़ होने की, ग्रोथ करने की कैपेसिटी या पाई जाती है, और उसका कारण है कि उनमें एक इंटरनल वाइटल फोर्स हमेशा प्रेजेंट रहती है, जिसके कारण उनके जनरल जो पार्ट्स हैं बॉडी के, वो एक तरह से कंटिन्यूअली ग्रोथ शो करते हैं। दूसरा उनका प्रपोजिशन है अफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट और न्यू नीड्स के बारे में। तो लेमार्क का कहना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। यानी वहाँ के जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, विंड वेलोसिटी हो, या कुछ केमिकल फैक्टर्स, पीएच, एल्कलिनिटी, ये सब जो फैक्टर्स हैं, या वहाँ के कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ प्रे, प्रेडेटर्स या इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप्स, इन सब में क्योंकि चेंज होता रहता है, इसलिए एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। और एनवायरनमेंट के चेंज होने पर ऑर्गेनिजम्स में कुछ नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, नई नीड्स उत्पन्न होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्हें कुछ नए प्रकार के एडेप्टेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है अपने चेंज होते हुए एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए। तो होता क्या, उनमें ये नई आवश्यकताएं या नए डिज़ायर्स उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वो अपने अंदर नए चेंजिंग कंडीशंस के लिए अडेप्ट होने के लिए कुछ नए स्ट्रक्चर्स जो है बना सकते हैं और अपनी हैबिट्स को भी चेंज कर लेते हैं। तो इन्हें लेमार्क का ये कहना है कि केवल नई नीड्स के उत्पन्न होने पर या चाहने के आधार पर ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नए स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ताकि वो अपनी चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस के प्रति एडजस्ट या अडेप्ट कर सकें। ये जो सिद्धांत है डिज़ायर्स का, या डॉक्ट्राइन है डिज़ायर्स की, इसे एपिटेंसी नाम दिया जाता है। तो ये लेमार्क का कहना है। और इसके अलावा थर्ड प्रपोजिशन उनकी थ्योरी की है यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, यानी अगर हम या लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक ऑर्गन को कंटिन्यूअली यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर हो जाता है, अपनी फंक्शनिंग में ज़्यादा डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर किसी ऑर्गन का हम काफ़ी लंबे समय तक यूज़ ना करें, उसे काम में ना लें, तो वो डीजनरेट हो जाता है और उसका फंक्शन जो है फिर हम उससे वही फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। तो लेमार्क का ये कहना है कि जिस ऑर्गन का जितना ज़्यादा इस्तेमाल यूज़ किया जाएगा वो उतना ज़्यादा डेवलप्ड रहेगा, और अगर किसी ऑर्गन का यूज़ नहीं किया जाता है तो वो अपने आप ही डीजनरेट हो जाता है। चौथा उनका प्रोपोजिशन है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो लेमार्क का कहना है कि कोई भी एक इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ टाइम में, अपने पूरे जीवन काल में अगर कोई भी कैरेक्टर डेवलप करता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो किसी भी कारण से हो, इंटरनल वाइटल फोर्स की वजह से हो, या फिर एनवायरनमेंट के अफेक्ट के कारण हो, या नई आवश्यकताओं के कारण हो, यूज़ या डिसयूज़ करने से हो ऑर्गन्स के, कोई भी उसमें एक नया कैरेक्टर आता है या कोई उसमें एक नई वेरिएशन डेवलप होती है, तो वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पास होती है। यानी जो एक्वायर कर रहा है कैरेक्टर एक जीव अपनी लाइफ टाइम में, वो उसे इनहेरिट करेगा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसमिट करेगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म की आने वाली जनरेशन्स में इतनी वेरिएशंस जो इकट्ठी हो जाएंगी, एक्यूमुलेटेड हो जाएंगी, कि वो एक नई स्पीशीज़ फॉर्म कर लेगा। तो लेमार्क का कहना है कि इस प्रकार नई स्पीशीज़ फॉर्म होती हैं
या तो एनवायरनमेंट के अफेक्ट के कारण या यूज़ और डिसयूज़ के कारण जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंटिन्यूअली कोई ना कोई चेंज अपने अंदर लेके आते हैं, कोई नया स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं, कोई नई वेरिएशन ले आते हैं, कोई नई अडेप्टेशन अपने लिए बना लेते हैं, जिसके द्वारा वो अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। और फिर ये जो वेरिएशन है उनकी वो अगले पीढ़ी में ट्रांसमिट होती है, जिसके कारण चेंजेस या वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती हैं और नई स्पीशीज़ बनती है। लेमार्क ने अपने थ्योरी के सपोर्ट में कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। फॉर एग्जांपल जिराफ के उनका मानना है कि एंसेस्टर्स जो जिराफ के थे उनकी नेक जो है इतनी लंबी नहीं थी, गर्दन उनकी छोटी थी, फोर लिम्स भी उनके छोटे थे, मतलब वो एक तरह से हॉर्सेस की तरह दिखते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके इलाके में जो सरफेस वेजिटेशन है, ग्राउंड सरफेस पर जो वेजिटेशन पाई जाती है वो ख़त्म होने लगी और उनको फिर कुछ पेड़ों पर निर्भर रहना पड़ा अपने खाने के लिए। तो पेड़ों की ऊंची पत्तियों को खाने के लिए वो जब अपनी नेक को, गर्दन को और फोर लिम्स को, अग्रपादों को स्ट्रेच करते थे तो उस कारण से धीरे धीरे उनकी जो नेक्स है या फोर लिम्स हैं उनकी मसल्स में इलोंगेशन आता गया। और क्योंकि जो एक जनरेशन ने एक्वायर किया ये वेरिएशन अपने लाइफ टाइम में, वो उन्होंने ट्रांसमिट किया नेक्स्ट जनरेशन को, तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या हुआ कि एक नई स्पीशीज़ हमें देखने को मिली, लॉन्ग नेक्ड और लॉन्ग फोर लिम्ड एनिमल्स की, जिराफ की डेवलप हो गई। तो ये लेमार्क का कहना है कि उनमें ये लॉन्ग नेक्स और लॉन्ग फोर लिम्स इसी कारण से आए क्योंकि उनकी हर पीढ़ी में जो स्ट्रेचिंग थी नेक की वो एक्वायर की गई और वो फिर ट्रांसमिट की गई। इसके अलावा एक्वेटिक बर्ड्स का उदाहरण देते हैं। ये एक्वेटिक बर्ड्स जैसे डक्स हैं, उनका मानना है कि वो पहले टेरेस्ट्रियल ही थे इनके एंसेस्टर्स, लेकिन धीरे धीरे भोजन की तलाश में वो पानी में गए और पानी में जाने के कारण स्विमिंग के लिए, क्योंकि एक तरह से उन्होंने अपना उनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, उनके लिए नई आवश्यकता उत्पन्न हुई कि अब उनको पानी में तैरने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स चाहिए थे। तो उन्होंने अपने जो उंगलियां हैं उनके बीच में, टोज़ के बीच में कुछ वेब लाइक स्ट्रक्चर्स उनमें डेवलप हो गए, जिससे कि वो आसानी से पानी में स्विम कर सकें और भोजन की तलाश में पानी में जा सकें। और क्योंकि उनके विंग्स अब फ्लाइंग के लिए यूज़ नहीं होते थे तो धीरे धीरे उनका जो फ्लाइंग का फंक्शन था मेनली वो रिड्यूस हो गया और वो केवल एक्वेटिक बर्ड्स बनकर रह गए। इसी तरह स्नेक्स के लिए भी लेमार्क कहते हैं कि स्नेक्स का इवोल्यूशन हुआ लिजर्ड लाइक एंसेस्टर से, यानी उनमें चारों पैर जो है पाए जाते थे। और ये लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये अपने मैमल्स जो इनके मैमल प्रेडेटर्स थे उनसे बचने के लिए जो है ये कुछ नैरो होल्स में, क्रीवाइसेस में और घनी झाड़ियों में रहने लगे, जहाँ पर इनको पैरों के साथ चलने में परेशानी होती थी। तो इनका कहना है कि धीरे धीरे उन्होंने अपने पैरों का यूज़ करना कम किया और धीरे धीरे वो लिम्बलेस हो गए और फाइनली पैर जो है उनकी बॉडी से डिसअपियर हो गए, उनकी बॉडी सिलेंड्रिकल हो गई और लॉन्ग हो गई और वो आसानी से अपने बिलों में और क्रीवेसेस में छुपने के योग्य हो गए। इसी तरह फ्लाइटलेस बर्ड्स के लिए भी लेमार्क का कहना है कि इनके एंसेस्टर्स में फ्लाइंग की कैपेसिटी पाई जाती थी, लेकिन क्योंकि उन्हें ग्राउंड पर ही प्लेंटी ऑफ फूड मिलने लगा तो उन्होंने उड़ना जो है धीरे धीरे कम कर दिया और वहाँ कोई प्रेडेटर्स नहीं थे, वो प्रोटेक्टेड थे। इस कारण से उन्होंने अपने पंखों का यूज़ करना बंद कर दिया। तो धीरे धीरे उनमें पंख वेस्टिजियल या रिड्यूस हो गए और अब वो पूरी तरह से फ्लाइटलेस बर्ड्स बन गए। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लेमार्क के दिए हुए। एक और एग्जाम्पल है उनका केव ड्वेलर्स के लिए, यानी जो गुफाओं में रहने वाले प्राणी हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूसली डार्क कंडीशंस में रहते आए हैं, कई जनरेशन्स थे, तो उन्होंने अपनी आँखों का, आइज़ का जो यूज़ है वो करना बिल्कुल ही कम कर दिया, बंद कर दिया। तो उस कारण उनमें जो है अब आइज़ जो है बिल्कुल फंक्शनलेस हो गई हैं। ये जो लेमार्क का इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स थ्योरी है उसके लिए, उसके अगेंस्ट जो है कई सारे एविडेंसेस भी जो है लोगों ने ढूंढे और इसको एक तरह से क्रिटिसाइज़ भी किया। फॉर एग्जांपल के लिए जो फर्स्ट प्रपोजिशन है थ्योरी की, इसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि ऑर्गेनिजम्स में ऐसा कोई वाइटल फोर्स नहीं है जो उनके बॉडी पार्ट्स को इंक्रीज़ करने के लिए अंदर से प्रेरित करे। सेकंड प्रपोजिशन जो दिया उन्होंने कि एनवायरनमेंट एनिमल्स को अफेक्ट करता है, ये बात सही है, लेकिन केवल एनवायरनमेंट के अफेक्ट के कारण नए स्ट्रक्चर्स जो है
नई नीड के अनुसार डेवलप नहीं हो सकते। थर्ड प्रपोजिशन जो है उनका यूज़ और डिसयूज़ का वो कुछ हद तक ही सही है। और जो फोर्थ प्रपोजिशन है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वो डिस्प्यूटेड है, क्योंकि केवल वही कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं जो कि जर्म सेल्स के द्वारा कैरी किए जाते हैं। तो मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस और वीजमैन की थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, तो वीजमैन ने जो थ्योरी दी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की वो मेनली इसको जो है एक तरह से इस थ्योरी को अपोज करती है। तो ऑगस्ट वीजमैन ने अपनी थ्योरी दी थी कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म की। तो उन्होंने ये कहा था कि जो कैरेक्टर्स जर्म सेल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं केवल वही इनहेरिट होते हैं, यानी केवल जर्म प्लाज्म जो कि प्रोटोप्लाज्म है जर्म सेल्स का, केवल उसकी कंटिन्यूटी होती है। और जो सोमेटिक सेल्स हैं सोमेटोप्लाज्म है उसकी कंटिन्यूटी या ट्रांसमिशन नेक्स्ट जनरेशन में नहीं होता। इसलिए सोमेटिक सेल्स को जो भी कैरेक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो वेरिएशंस जो है नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होंगी। लेकिन अगर वो कैरेक्टर्स जर्म सेल्स ने एक्वायर किए हैं तो जर्म सेल्स क्योंकि अगली जनरेशन्स तक जाते हैं, उनका जो जर्म प्लाज्म है वो एक्स ओवा या स्पर्म की फॉर्म में अगली जनरेशन में जाता है, तो वो कैरेक्टर्स अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे। इसके लिए वीजमैन ने रेट्स की जो टेल है उसको कम से कम 22 जनरेशन्स तक उसे काटा, और फिर भी उन्होंने उनकी ब्रीडिंग के बाद देखा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि रेट्स की पूंछ या टेल जो है एब्सेंट थी, वो हमेशा टेल के साथ ही पैदा हो रहे थे। तो इसका मतलब भले ही उन्होंने उनकी लाइफ टाइम में उनकी टेल नहीं थी उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि टेल लेस कैरेक्टर जो है अगली जनरेशन में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि टेल लेस कैरेक्टर या जो टेल्स उन्होंने कट की वो केवल सोमेटिक सेल्स को अफेक्ट कर रही थी ये कैरेक्टर, इसलिए ये इसकी अगली जनरेशन में ट्रांसमिटेंस देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे यहाँ पिन्ना या एक्सटर्नल ईयर को छेद किया जाता है, और इंडियन वुमेन में नोज में भी छेद किया जाता है, लेकिन ये अगली जनरेशन में इनहेरिट नहीं होता। इसी तरह किसी बॉडी बिल्डर की पावरफुल मसल्स जो है उसकी ऑफस्प्रिंग में मिलेंगी, ये हम नहीं कह सकते। यूरोपियन लेडीज़ जो कि टाइट वेस्ट गारमेंट्स पहनती थीं, लेकिन उनकी अगली जनरेशन्स में फिर भी नॉर्मल वेस्ट वाली लड़कियां जो हैं वही पैदा होती थीं। इसी तरह चाइनीज़ वुमेन में आयरन शूज़ को पहनने का चलन है ताकि उनके फीट जो है स्मॉल रह सकें, लेकिन उनके चिल्ड्रन जो हैं वो हमेशा नॉर्मल फीट के साथ ही पैदा होते थे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हमें देखने को मिलता है कि अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम में कोई कैरेक्टर एक्वायर करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप साइकिल चलाना भी सीख लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कैरेक्टर जो है आपकी अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होगा, क्योंकि ये आपके सोमेटिक सेल्स को अफेक्ट करने वाला कैरेक्टर है। ये जो वेरिएशन है आपके जर्म सेल्स में नहीं आया है, इसलिए ये अगली जनरेशन में इनहेरिट नहीं हो सकता। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, यानी अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो वो ज़रूर डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए हैरिसन ने जो है मॉथ की कुछ नेचुरल पेल वेराइटीज़ को कई जनरेशन्स तक मैंगनीज रिच डाइट प्रोवाइड की, तो उसके कारण उन्हें डार्क वेराइटीज़ मिली मॉथ की। और ये जो वेराइटीज़ थी इनमें ये जो डार्क कलर था वो हर जनरेशन में उन्होंने देखा कि ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट में, जैसे एनवायरनमेंट में उन्होंने उनको रखा उसके कारण उनके जर्म सेल्स पर अफेक्ट पड़ा सोमेटिक सेल्स के द्वारा, और इस कारण से ये जो नया कलर था डार्क कलर ये अगली जनरेशन में ट्रांसमिट होता हुआ देखा गया। तो ये जो एनवायरनमेंट का अफेक्ट है ये होता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि वो जर्म सेल्स पर होना चाहिए, तभी वो कैरेक्टर अगले जनरेशन में ट्रांसमिट होगा। इसी तरह टावर ने एक जो पोटैटो बीटल्स होते हैं उनके यंग वंस को एक्सट्रीम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर उनको रखा जब उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो रहे थे। तो हुआ क्या कि उनके ऑफस्प्रिंग में कलर वेरिएशंस उन्हें देखने को मिली, और ये कलर वेरिएशंस अगली जनरेशन में भी पास ऑन हुई। तो टावर का ऑब्जर्वेशन क्या इंडिकेट करता है कि जब एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है जर्म सेल्स पर, तो वो ज़रूर अगली जनरेशन में वो वेरिएशन जो है आपको देखने को मिलती है। इसी तरह लेमार्किज्म की ये जो मॉडिफाइड फॉर्म उसे नियो लेमार्किज्म बुलाया जाता है। नियो लेमार्किज्म के अनुसार एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिज्म पे होता है और वो उसकी हेरिडिटी को चेंज भी कर सकता है। एटलीस्ट कुछ वेरिएशंस जो इंडिविजुअल में जर्म सेल्स के थ्रू एक्वायर हो रही हैं वो अगली जनरेशन में ज़रूर ट्रांसमिट होती हैं। इंटरनल वाइटल फोर्स और एपिटेंसी का एवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता, यानी इन दोनों प्रपोजिशंस को पूरी तरह से रिजेक्ट किया जा सकता है।
केवल वही वेरिएशंस ऑफस्प्रिंग में पास होती हैं जो कि जर्म सेल्स को अफेक्ट करते हैं या फिर सोमेटिक सेल्स जहाँ पर जर्म सेल्स को बना रहे हैं वहाँ पर। तो इसी को हम न्यू लेमार्किज्म बुलाते हैं। इसके बाद हम अगली थ्योरी की बात करते हैं। तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो सबसे मान्य थ्योरी है, जिसे डार्विनिज्म भी कहा जाता है। तो चार्ल्स डार्विन ने ये थ्योरी प्रपोज की थी, और ये थ्योरी उन्होंने कैसे प्रपोज की कि 1831 में चार्ल्स डार्विन HMS बीगल नाम के शिप पर पूरे वर्ल्ड के फौना और फ्लोरा को एक्सप्लोर करने के लिए एक वॉयज पर निकले थे। 5 सालों तक उन्होंने भ्रमण किया, 1831 से लेकर 1836 तक, और इस पीरियड के दौरान वो कई कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स पर गए। स्पेशली जब वो साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से 960 किलोमीटर दूर गैलापागोस आइलैंड्स पर गए, जो कि एक ग्रुप है जिसमें 14 मेन आइलैंड्स हैं और कई सारे स्मॉलर आइलैंड्स भी हैं। उन्होंने इन आइलैंड्स पर जो भी स्पीशीज़ पाई जा रही थी उनका क्लोज जो स्टडी की, और उन्होंने पाया कि यहाँ पर कई प्रकार के जायंट टॉर्टोइजेस मिलते हैं जो कि नॉर्मल जो मेनलैंड स्पीशीज़ हैं उससे अपनी शेप और साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। एक कई मीटर लॉन्ग तक मेरीन और लैंड इग्वानास वहाँ मिलती हैं। कई अनयूजुअल प्लांट्स, इंसेक्ट, लिजर्ड्स, सी शेल्स और बर्ड्स उन्होंने गैलापागोस आइलैंड्स पर देखी। जो जायंट टॉर्टोइजेस जिन्हें अब जिनकी स्पीशीज़ को गैलापागो बुलाया जाता है, वो एज मच एज 275 kg तक के वेट में थे, और उनकी एज या उम्र जो है 200 से 250 साल तक की थी। तो इसके अलावा जो गैलापागोस आइलैंड्स पे बर्ड्स डार्विन ने डिस्कवर की, और उन्होंने ये देखा ये मेनलैंड स्पीशीज़ के ही सिमिलर हैं, लेकिन इनकी जो बीक्स हैं वो मॉडिफाई हो गई उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग। तो उन्होंने ये देखा कि एक एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग ग्राउंड फिंच से कई अलग अलग प्रकार की स्पीशीज़ रेडिएट हुई। 6 स्पीशीज़ ट्री फिंचेस की बनी, उसमें भी अलग अलग फूड हैबिट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेरियन स्पीशीज़ थी, कोई इंसेक्टिवोरस थी, कोई वुड पेकर लाइक स्पीशीज़ थी। तो उन्होंने की बीक्स जो है उसी प्रकार से मॉडिफाई हुई। इसी तरह 6 स्पीशीज़ ग्राउंड फिंचेस की उन्होंने देखी, उनमें से कुछ की बीक्स कैक्टस पे फीड करने के लिए मॉडिफाई थी। इसी तरह एक स्पीशीज़ उन्होंने देखी बार्बलर लाइक स्पीशीज़, जिसकी जो बीक के अकॉर्डिंगली उसकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड थी। तो उन्होंने ये पाया कि एक एंसेस्ट्रल फॉर्म से इतनी सारी वेरिएशंस, इतनी सारी अडेप्टिव रेडिएशन का उन्होंने देखा कि वो कैसे एक ही एंसेस्टर फॉर्म से अलग अलग प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मॉडिफाई होकर निकले हैं। इन बर्ड्स को डार्विन ने डार्विन्स फिंचेस जो है डेविड लेक ने इनको बुलाया है डार्विन्स फिंचेस। तो ये सब स्टडी करने के बाद जब चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो है इंग्लैंड में वापस आए 1836 में, और उन्होंने 1838 में एक जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस द्वारा लिखा हुआ ऐसे था एन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन स्टडी किया, जिसमें माल्थस ने एक थ्योरी दी थी ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को देखते हुए। उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन हमेशा ज्योमेट्रिकली ग्रो करती है जब रिसोर्सेज जो हैं अनलिमिटेड होते हैं, लेकिन क्योंकि रिसोर्सेज की जो ग्रोथ है वो अर्थमेटिकली होती है, तो कुछ समय बाद एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट के बीच में। यानी एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज क्योंकि पॉपुलेशन की ग्रोथ के अकॉर्डिंग बढ़ नहीं रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर पाएगा उसकी ज्योमेट्रिक ग्रोथ को। और जब ये इम्बैलेंस होगा तो कुछ फैक्टर्स के कारण जो पॉपुलेशन है उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा। एकदम से वो पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाएगी और उस लेवल तक पहुंच जाएगी जिसे एनवायरनमेंट आसानी से सपोर्ट कर सकता है। ये फैक्टर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई एपिडेमिक फैले, कोई फ्लड सिचुएशन हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए या वार हो जाए, तो उसके कारण पॉपुलेशन का नंबर एकदम से कम होता है और डिज़ायर्ड लेवल तक पहुँच जाता है। इस पॉपुलेशन क्रैश को उन्होंने कैटास्ट्रॉफिक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन बुलाया। और ये जो फैक्टर्स थे इनको पॉजिटिव चेक्स कहा, जो कि एक पॉपुलेशन की अनलिमिटेड ग्रोथ को चेक करते हैं और उसे कभी भी एनवायरनमेंट की जो कैपेसिटी है उससे ऊपर नहीं जाने देते। तो डार्विन ने जब ये नोटिस किया कि हमेशा जो रिसोर्सेज हैं एनवायरनमेंट के और पॉपुलेशन की जो कंटिन्यूड रिप्रोडक्टिव उसमें जो एक ओवर रिप्रोडक्शन की या रैपिड मल्टीप्लिकेशन की जो कैपेसिटी पाई जाती है, उनके बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है।
कि पॉपुलेशन हमेशा जिस ग्रोथ रेट पर बढ़ रही है और रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड रहते हैं, तो उस कारण से एक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कंपटीशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। तो डार्विन माल्थस की थ्योरी से काफ़ी इंस्पायर हुए। इसके अलावा उन्होंने जब देखा कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑपरेट करता है, जहाँ पर ब्रीडर्स क्या करते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ को आपस में ब्रीड करा के कुछ अपनी डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स वो ऑफस्प्रिंग में ला सकते हैं। सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करते हैं, फिर उनकी ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे वो एक नई प्रकार की वेराइटीज़ प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, स्पेशली पीजन्स में। तो डार्विन ने इसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन नाम दिया क्योंकि ये मैन के थ्रू हो रहा है एक्चुअली। तो डार्विन ने जब ये देखा कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन पॉसिबल है, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा ही एक सिलेक्शन नेचर में भी ऑपरेट करता है, जिसे उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन नाम दिया। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या करता है, इंडिविजुअल्स का एक तरह से उनकी मॉडिफिकेशन या वेरिएशन के बेसिस पर उनका सिलेक्शन करता है, जिसके कारण वो जो है उस एनवायरनमेंट में, चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं और अपने कैरेक्टर्स को, नई वेरिएशंस को नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर पाते हैं। तो डार्विन के ही तरह के विचार अल्फ्रेड वेलेस के भी थे। अल्फ्रेड वेलेस जो कि एक नेचुरलिस्ट थे डच ईस्ट इंडीज़ के, और डार्विन के विचार बिल्कुल मिलते जुलते थे। जब अल्फ्रेड वेलेस ने एक अपना ऐसे भेजा डार्विन को, तो डार्विन और वेलेस की थिंकिंग समान थी, इसलिए डार्विन ने दोनों की एक तरह से साथ में अपने पेपर्स रीड किए लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन के सामने जुलाई 1, 1858 में। फाइनली 1859 में डार्विन ने अपनी एक बुक पब्लिश की और उनकी बुक का टाइटल था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, द प्रिजर्वेशन ऑफ रेसेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ। तो डार्विन ने अपनी जो थ्योरी है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की, वो उन्होंने इस बुक में डिटेल में जो है प्रेजेंट की, और उन्होंने कहा कि पॉपुलेशंस जो हैं नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू अपने एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड होती हैं। तो हम देखते हैं इनका बेसिकली प्रिंसिपल क्या है इस थ्योरी का। तो उन्होंने इसमें 5 मेन ऑब्जर्वेशंस दी हैं। पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये दी कि ऑल स्पीशीज़ हैव such great potential of fertility that their population size would increase exponentially if all individuals that were born reproduced successfully। तो उनका कहना है कि हर स्पीशीज़ में नेचुरली एक पोटेंशियल पाया जाता है रिप्रोड्यूस करने का। जो वो उनका पोटेंशियल है वो इतना अधिक है कि अगर उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए सभी इंडिविजुअल सर्वाइव करें और ख़ुद रिप्रोड्यूस कर पाएँ, तो उनका जो पॉपुलेशन साइज़ है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज शो करेगा। तो ये डार्विन का कहना था। लेकिन ऐसा होने के बावजूद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, दैट मोस्ट पॉपुलेशंस आर नॉर्मली स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस। उन्होंने देखा कि ऐसा होने के बावजूद, यानी पॉपुलेशंस में कैपेसिटी है कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करें, लेकिन फिर भी ज़्यादातर पॉपुलेशंस जो हैं अपने साइज़ को स्टेबल रख पाती हैं, उनका साइज़ स्टेबल रहता है। आप एकदम से किसी की भी पॉपुलेशन में इंक्रीज़ नहीं देखेंगे एक्सेप्ट, या डिक्रीज़ नहीं देखेंगे एक्सेप्ट सम सीजनल फ्लक्चुएशन। फॉर एग्जांपल सीजन्स चेंज होने पर, जैसे कि हाउस फ्लाई की पॉपुलेशन में आप एक तरह का एक्सप्लोजन देख सकते हैं। लेकिन इन सीजनल फ्लक्चुएशंस को छोड़ दें तो मोर और लेस जो पॉपुलेशन साइजेस होते हैं पॉपुलेशंस के, वो जनरली स्टेबल ही रहते हैं। हालांकि उनमें ये पोटेंशियल है कि वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर सके। तो ऐसा क्यों है? नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो है क्यों? क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। पॉपुलेशन साइज़ के साथ साथ रिसोर्सेज ग्रो नहीं कर रहे हैं, रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं। तो इसके कारण क्या होता है, दैट प्रोडक्शन ऑफ मोर इंडिविजुअल्स देन द एनवायरनमेंट कैन सपोर्ट लीड्स टू ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन विद ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग सर्वाइविंग ईच जनरेशन। यानी क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो होता क्या है कि जब ज़्यादा इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर लेती है कोई भी पॉपुलेशन, और एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो एनवायरनमेंट उस पॉपुलेशन साइज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो देयर इज़ अ कॉम्पिटिशन, देयर इज़ अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जो उस पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स हैं उनके मध्य में एक कंपटीशन देखने को मिलता है। तो उस कंपटीशन के कारण, उस स्ट्रगल के कारण केवल कुछ ही इंडिविजुअल्स, कुछ ही फ्रैक्शन जो है ऑफस्प्रिंग का, वो सर्वाइव कर पाता है हर जनरेशन में। अगला उनका ऑब्जर्वेशन था दैट इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन वेरी एक्सटेंसिवली इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली अलाइक। तो उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि पॉपुलेशन, एक गिवन पॉपुलेशन, फॉर एग्जांपल अ गिवन पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस,
उसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार की वेरिएशंस आप देख सकते हैं। किसी की हाइट में वेरिएशन, किसी का वेट अलग है, किसी का कलर अलग है। तो ये जो उन्होंने वेरिएशंस ऑब्जर्व की, उन्होंने कहा कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स एक पॉपुलेशन के कभी भी समान नहीं होते एंड मच ऑफ दिस वेरिएशन इज़ हेरिटेबल। उन्होंने ये भी नोटिस किया कि उसमें से ज़्यादातर वेरिएशन जो है वो हेरिटेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल द शेप ऑफ नोज, द कलर ऑफ आइज एक्सेट्रा इज़ हेरिटेबल। तो उन्होंने देखा कि सर्वाइवल इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इज़ नॉट रैंडम बट डिपेंड्स इन पार्ट ऑन द हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सर्वाइविंग इंडिविजुअल्स whose inherited characteristics fit them best in their environment are likely to leave more offspring than less fit individuals। तो उनका कहना है कि जब हम बात कर रहे हैं कि पॉपुलेशन साइज़ जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो कर सकता है, लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उसके कारण एक ही पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स में स्ट्रगल या कंपटीशन देखने को मिलता है, जिसके कारण केवल एक फ्रैक्शन सर्वाइव कर पाता है और बाकी के ऑफस्प्रिंग जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इस कारण पॉपुलेशन का साइज़ मोर और लेस स्टेबल रहता है। लेकिन ये कौन डिसाइड करता है या कि किस फैक्टर के बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन से इंडिविजुअल सर्वाइव करेंगे और कौन से इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा कि क्योंकि हम देख रहे हैं एक ही पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो दूसरे से वेरी करते हैं, तो हो सकता है कि उनके वेरिएशन जो हैं, कुछ के वेरिएशंस उनको एनवायरनमेंट में एक तरह का जो है सुपीरियोरिटी प्रोवाइड करें, उनको फिट होने में अपने एनवायरनमेंट में ज़्यादा हेल्प करते हैं, जिसके कारण वो ऑफस्प्रिंग सर्वाइव कर जाते हैं। और ऐसे ऑफस्प्रिंग जिनमें वो वेरिएशन या वो कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है जो उनको एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में बेस्ट फिट होने में हेल्प करता, तो वो ऑफस्प्रिंग सर्वाइव नहीं कर पाते, वो पेरिश हो जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि द अनइक्वल एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस विल लीड टू अ ग्रेजुअल चेंज इन अ पॉपुलेशन विद फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्यूमुलेटिंग ओवर द जनरेशंस। तो क्या होता है, जिनमें वो कैरेक्टर्स या वो वेरिएशंस हैं जो उनको अपने एनवायरनमेंट में बेस्ट रूप से फिट होने के लिए या सर्वाइव करने में हेल्प कर रहे हैं, वो ऑफस्प्रिंग सर्वाइव करेंगे, वो परसिस्ट करेंगे और वो आगे जाके रिप्रोड्यूस करेंगे। तो होगा क्या कि वो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फेवरेबल वेरिएशंस अगली जनरेशन्स में पास ऑन होंगे और ऐसा होते होते धीरे धीरे जनरेशन्स के होने के बाद बहुत लंबे टाइम के बाद क्या होगा, ये जो फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अल्टीमेटली एक्यूमुलेट हो जाएंगी और क्योंकि ये वेरिएशंस हैं तो एक नई स्पीशीज़ को ये फॉर्म कर सकती हैं। और जबकि वो इंडिविजुअल्स जो हर जनरेशन में उस वेरिएशन को कैरी नहीं कर रहे हैं या अपने एनवायरनमेंट के लिए अब उस वेरिएशन की एब्सेंस की वजह से फिट नहीं हो पा रहे अपने एनवायरनमेंट में, वो पेरिश करेंगे और क्योंकि उनको रिप्रोडक्शन का चांस नहीं मिला तो उनकी जो अनफेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो नेचुरल सिलेक्शन किस बेसिस पे सेलेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को? वो इंडिविजुअल्स को डिफरेंशियल सक्सेस प्रोवाइड करता है रिप्रोडक्शन में, और इसका आधार क्या है? उनकी एडेप्टेशन उनके एनवायरनमेंट के प्रति। सिंपल सी चीज़ है, जो ऑर्गेनिज्म जितना हाईली एडेप्टेड होगा अपने एनवायरनमेंट के लिए, जितना बेस्ट फिटेड हो पाएगा अपने एनवायरनमेंट में, वही सर्वाइव करेगा और जो सर्वाइव करेगा वही रिप्रोडक्शन करेगा। तो नेचुरल सिलेक्शन कैसे ऑपरेट करता है कि वो हर इंडिविजुअल को रिप्रोडक्शन करने का अधिकार नहीं देता। ऐसा नहीं है कि जितने भी इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं वो सब सर्वाइव करेंगे और वो सब रिप्रोड्यूस करेंगे, तब तो पॉपुलेशन समान रहेंगी। लेकिन क्योंकि कुछ इंडिविजुअल्स को फेवर किया जा रहा है, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो पाए हैं, तो वो सर्वाइव करेंगे और वही रिप्रोड्यूस करेंगे, उनको रिप्रोडक्शन का अधिकार मिलेगा। इस कारण से अगली जो जनरेशन है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो एक्यूमुलेट होती जाएंगी। तो यही नेचुरल सिलेक्शन है, डार्विन की थ्योरी जो है नेचुरल सिलेक्शन की, इसी को हम कहते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो एग्जिस्टेंस के स्ट्रगल बताए हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, 3 प्रकार के हो सकते हैं एक्चुअली। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल यानी सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के बीच हो सकते हैं। इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल यानी डिफरेंट स्पीशीज़ के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच में हो सकते हैं। और एनवायरमेंटल स्ट्रगल यानी ऑर्गेनिजम्स और उनके एनवायरमेंटल फैक्टर्स के मध्य में होने वाले स्ट्रगल्स। इसके अलावा उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये भी एक आइडिया ये उन्होंने अपनी थ्योरी में यूज़ किया। एक्चुअली ये हर्बर्ट स्पेंसर का आइडिया था, उन्होंने ये फ्रेज सबसे पहले यूज़ किया, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन ने इसे नेचुरल सिलेक्शन कहा। एक्चुअली में उन्होंने ये कहा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें फेवरेबल वेरिएशंस होंगी वो सर्वाइव करेंगी, और क्योंकि वो अपनी सराउंडिंग्स में सर्वाइव करने के लिए सबसे फिटेस्ट हैं इसलिए वो परसिस्ट करेंगे, जबकि जो अनफिट हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा, जो ऑर्गेनिजम्स जो सर्वाइव कर पाए हैं वो फिर रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। लेकिन हमेशा ही ये आवश्यक नहीं है कि जो
जो फिटेस्ट हैं वो सरवाइव करें और केवल एक वेरिएशन के आधार पर वो सर्वाइव कर पाएँ। अगर एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है और अगर वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग साथ साथ नहीं बदल पाते हैं तो वो पेरिश भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए डायनासोर्स, जो उनमें से जब क्लाइमेट चेंज हुआ तो ज़्यादातर डायनासोर्स स्पेशली कार्निवोर्स वो डिसअपीयर हो गए, क्योंकि वो अपने मोड ऑफ ईटिंग को या जो हर्बीवोर से कार्निवोर से हर्बीवोर डाइट की तरफ शिफ्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो डिसअपीयर हो गए। तो पहले तो वो फिटेस्ट थे सर्वाइव करने के लिए, लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है तो हो सकता है कि एक जो उनका कैरेक्टर अभी फेवरेबल है वो एनवायरनमेंट के चेंज होने के बाद उनके लिए अनफेवरेबल बन जाए, और अगर वो उसके लिए जल्दी से अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो पेरिश हो ही जाएंगे। इसके अलावा कुछ यूजफुल वेरिएशंस का जो कि नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो रही हैं और जो नॉन यूजफुल वेरिएशन है वो एलिमिनेट हो रही हैं, ये डार्विन का कहना है। और डार्विन कहते हैं कि जो यूजफुल वेरिएशंस है वही ट्रांसमिट होती हैं ऑफस्प्रिंग में, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये एक्यूमुलेट होती रहेंगी और एक नई स्पीशीज़ जो है वो फॉर्म कर लेंगी। डार्विन ने हालांकि अपनी ये थ्योरी तो दी, लेकिन वो इसका बेसिस की ट्रांसमिशन कैसे वेरिएशंस कैसे एक्यूमुलेट होती हैं और नेक्स्ट जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होती हैं वो नहीं दे पाए। डार्विन ने हालांकि 1868 में एक थ्योरी दी पेनजेनेसिस की, जो उन्होंने इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए दी थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था कि बॉडी का हर ऑर्गन जो है कुछ माइन्यूट हेरिडिटरी पार्टिकल्स बनाता है, पेंजीन्स या जेम्यूल्स कहलाते हैं ये। तो फॉर एग्जांपल के लिए हार्ट से हार्ट जेम्यूल्स, लिवर से लिवर जेम्यूल्स निकलते हैं, और ये सब जो है अल्टीमेटली जो गैमेट्स हैं उनमें जाके कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर ये जो है अगली जनरेशन में इनहेरिट होने का ये बेसिस है उनका। लेकिन ऑगस्ट वीजमैन ने जब कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म की थ्योरी दी तो ये पेनजेनेसिस की थ्योरी अपने आप रिफ्यूट हो गई। तो वीकनेस क्या है डार्विनिज्म की कि वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उन्होंने ये जरूर कहा कि वेरिएशंस ट्रांसमिट हो रही हैं, लेकिन वेरिएशंस किस प्रकार से ट्रांसमिट हो रही हैं, इनहेरिटेंस का मैकेनिज्म क्या है। ये जो नेचुरल सिलेक्शन है थ्योरी की, हालांकि वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है साइंस में, लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कुछ ऑर्गन्स का ओवर स्पेशलाइजेशन, फॉर एग्जांपल एलिफेंट्स में टस्क कितने बड़े होते हैं, डियर में जो एंटलर्स देखने को मिले हैं वो इतने ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं कि वो यूज़फुल वेरिएशन होने के स्थान पर उनके लिए एक्चुअली हार्मफुल बन जाते हैं। तो ये थ्योरी इस फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि ऐसा क्यों है। एग्जाम्पल के लिए आयरिश अल्क या डियर जो है ग्रेजुअली एक्सटिंक्ट हो गया आयरलैंड से, क्योंकि उनके जो एंटलर्स थे वो बहुत ही लार्ज थे, बल्कि थे, जिसके कारण वो बुशेस में फंस जाते थे और प्रेडेटर्स उन पर आसानी से उनका शिकार कर पाते थे। इसी तरह स्माइलोडॉन जो टाइगर लाइक स्पीशीज़ थी, जिसके अपर कैनाइंस इतने लंबे हो गए, इतने लार्ज हो गए बढ़ते बढ़ते कि वो जो है उनके प्रे कैप्चरिंग में या डिफेंस में उनके एक तरह का हिंड्रेंस बन गए और वो स्पीशीज़ जो है जनरली एक्सटिंक्ट हो गई। तो डार्विन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर केवल यूजफुल वेरिएशन से ट्रांसमिट होती हैं तो ऐसी वेरिएशंस जो कि ऑर्गेनिजम्स के लिए किसी काम की नहीं है या फिर उनको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वो क्यों पास ऑन की जा रही हैं हर जनरेशन में। इसी तरह वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्यों देखने को मिलते हैं, जबकि इनका तो कोई काम नहीं है, इनको प्रेजेंट ही नहीं होना चाहिए था। और डिजनरेशन जो है ऑर्गन्स कहाँ, वो क्यों देखने को मिलता है एनिमल्स में। और डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस यानी जो म्यूटेशंस होती हैं, डार्विन ने जो अपनी थ्योरी बेस की वो केवल कंटिन्यूस वेरिएशंस पे की जो हर जनरेशन में देखने को मिलती हैं, जो कि क्रॉसिंग ओवर का मेनली रिजल्ट होती हैं। लेकिन उन्होंने जो सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं कई सारे ऑर्गेनिजम्स में, जो सडन म्यूटेशंस देखने को मिलती हैं जिनमें से कुछ हार्मफुल होती हैं, केवल कुछ ही बेनिफिशियल हो पाती हैं, वो हार्मफुल म्यूटेशंस कैसे आती हैं वो डार्विन जो है कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि उनको हेरिडिटी की नॉलेज नहीं थी। इसके अलावा एक आध और थ्योरी है एवोल्यूशन की, जिसमें ह्यूगो डी रीस की म्यूटेशन थ्योरी आती है। ह्यूगो डी रीस जो कि एक डच बॉटनिस्ट थे, उन्होंने न्यू स्पीशीज़ के फॉर्मेशन के लिए थ्योरी दी, म्यूटेशन की थ्योरी। उनका कहना था कि जो कंटिन्यूस वेरिएशंस जो हमें हर जनरेशन में जनरली देखने को मिलती हैं, जो कंटिन्यूली हो रही हैं, वो नई स्पीशीज़ फॉर्म नहीं करती, बल्कि जो सडन वेरिएशंस एकदम से जो अपीयर होती हैं म्यूटेशंस, जिनको इन डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस या म्यूटेशंस बुलाया जाता है, वो नई स्पीशीज़ फॉर्म होने का आधार है। रीस के अकॉर्डिंग ये म्यूटेशंस हेरिटेबल होती हैं और सक्सेसिव जनरेशंस में परसिस्ट करती हैं, और अल्टीमेटली इनके कारण ही जो है नई स्पीशीज़ फॉर्म होती हैं।
तो म्यूटेशंस, स्पोर्ट्स या डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस ये रॉ मटेरियल हैं इवोल्यूशन के। और इवोल्यूशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, इट इज़ अ जर्की प्रोसेस जहाँ पर नई वेराइटीज़, नई स्पीशीज़ जो है म्यूटेशंस के द्वारा ही फॉर्म होती हैं। म्यूटेशंस एकदम से अपीयर होती हैं और जैसे ही वो अपीयर होती हैं वैसे ही ऑपरेशनल हो जाती हैं। म्यूटेशंस जो हैं किसी नॉर्मल कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व नहीं करती, यानी कि जो एक नॉर्मल कैरेक्टर है उसके एक्सट्रीम में भी म्यूटेशंस देखने को मिल सकती हैं और एक साथ कई सारे इंडिविजुअल्स में एक तरह की म्यूटेशंस देखने को मिलती हैं। जो म्यूटेशंस होती हैं वो इनहेरिटेबल होती हैं और ये किसी भी डायरेक्शन में देखने को मिल सकती हैं। हार्मफुल भी हो सकती हैं, ये बेनिफिशियल भी हो सकती हैं, लीथल भी हो सकती हैं। लीथल म्यूटेशंस अपने आप एलिमिनेट हो जाती हैं, जबकि यूजफुल म्यूटेशंस को नेचर जो है सेलेक्ट कर सकता है और वो फिर परसिस्ट करती हैं क्योंकि वो अपने पजेसर को एक तरह का बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं। और इसी एक्यूमुलेशन की वजह से धीरे धीरे जब ये एक्यूमुलेशंस होती हैं, वेरिएशंस जो कि म्यूटेशंस के कारण आई हैं, नई स्पीशीज़ फॉर्म होती हैं। तो ह्यूगो डी रीस का कहना है कि इवोल्यूशन एक जर्की और डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। तो कई तरह की म्यूटेशंस फॉर एग्जांपल देखने को मिली हैं, जैसे कि एनकॉर्न शीप जिसमें एक शॉर्ट लेग वैरायटी देखने को मिली जो कि एकदम से अपीयर हुई, तो एक म्यूटेशन के कारण ये देखने को मिली। हॉर्नलेस कैटल, वो भी एक म्यूटेशन के कारण देखने को मिला, जिसमें एक ऐसी कैटल जिसमें हॉर्न्स प्रेजेंट थी उससे एक हॉर्नलेस कैटल बनी। इसी तरह कई तरह की म्यूटेशन जो है प्लांट्स में तो बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। कैट्स में हेयरलेस कैट्स का पाया जाना, डबल टोड कैट्स का पाया जाना, ये भी म्यूटेशंस के कारण ही है। हालांकि म्यूटेशन थ्योरी को भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि नेचुरल म्यूटेशंस जनरली इतनी कॉमन नहीं है जितना कि रीस ने सोचा कि वो इतनी कॉमन होंगी। बहुत ही रेयरली म्यूटेशंस होती हैं और ज़्यादातर म्यूटेशंस नेगेटिव भी होती हैं और वो रिसेसिव भी होती हैं जनरली, जबकि इवोल्यूशन में जो भी ट्रेट्स या वेरिएशंस देखने को मिलती हैं वो जनरली डोमिनेंट होती हैं। तो म्यूटेशन थ्योरी भी सेटिस्फैक्टरली इस जो नेचुरल जो इवोल्यूशन है उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती।